नमस्कार, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल नेरी स्टडी में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। देखिए, मैं आप सभी से एक बात करना चाहूँगी कि आप सभी को, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन में जो छूट दी है उससे उनका तात्पर्य है कि लॉकडाउन की जो स्थिति थी, जो भयावह स्थिति थी जिसे लगाया गया था, वो शायद अब समाप्त हो गया है। अब कोई कंडीशन क्रिटिकल नहीं रह गई है। पर ये सच नहीं है। सच पता है क्या है? सच ये है कि स्थिति आज भी उतनी ही भयावह है और अब तो धीरे धीरे सामुदायिक जो एक फैलाव था वो बढ़ गया है। जो जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया, उससे ये जो कोरोना वायरस था उसका फैलाव और भी ज़्यादा हुआ है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि इसे इस तरह से लेना कि अब शायद स्थिति सामान्य है, ये बहुत ही गलत होगा। सरकार को जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए कुछ छूट देना मजबूरी बनती थी, तो हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए। लॉकडाउन का आज भी हमें उतनी ही कड़ाई से पालन करना है। हमें दूरी बनाए रखनी है और बहुत ही ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों को देख करके कि बाज़ार खुल गए हैं अब स्थिति सामान्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, तो आपका जीवन आपके हाथों में अब सरकार ने दे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि जब पुलिस आपको डंडा लेकर के रोकेगी तभी आप अपने घर में बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप अपने घर में रहें और जब बहुत ही ज़रूरत हो तब आप बाहर जाएं, क्योंकि सामुदायिक फैलाव निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा अब आपके हाथों में है। मेरी बस आपसे यही विनती है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो बात करते हैं अपने विषय पर। उससे पहले चैनल को ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें नेरी स्टडी को। तो बात करते हैं, कल हमने जिस विषय पर चर्चा किया था वो था भारत में विदेशी आक्रमण। उसमें हमने पढ़ा था भारतीय यूनानियों को, जिन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारतीय संस्कृति और उसकी जो सभ्यता थी उस पर एक अलग छाप छोड़ने का प्रयास किया। परंतु आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भारत में शक, कि किस प्रकार भारत में शकों का प्रादुर्भाव बढ़ा और उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो हम स्टार्ट करते हैं शक को। कहते हैं 165 से 160 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में एक घुमक्कड़ जातियों का आगमन हुआ और उनका विस्तार प्रारंभ हुआ। किसका? घुमक्कड़ जातियों का। घुमक्कड़ जातियां होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करती हैं। आज यदि एक स्थान पर रह रही हैं तो कल वो किसी दूसरे स्थान पर रहेंगी। इस तरीके की जातियों को घुमक्कड़ जातियां कहा जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में भारतीय यूनानियों का शासन शकों द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जब पश्चिमोत्तर भारत, जहाँ ये भारतीय यूनानी जो रह रहे थे, उनके शासन को शकों ने जाकर के समाप्त कर दिया। वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे वहाँ के शासक, जो यूनानी शासक जो पश्चिमोत्तर पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे वर्षों से, उनको शकों ने समाप्त कर दिया। शकों को सीथियन भी कहा गया है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सीथियन किसे कहा जाता है, तो सीथियन शकों को ही कहा गया है। और ये शक कैसे थे? ये कबीलियाई लोग थे जो कबीलों में रहते थे। और कबीलियाई लोग ही किस प्रकार के होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जो निवास स्थान है उसे बदलते रहते हैं। तो आज यदि एक स्थान पर रह रहे हैं तो कल किसी दूसरे स्थान पर रहेंगे। इस तरीके का जीवन होता है कबीलियाई लोगों का। 165 ईसा पूर्व के आसपास यूची नामक अन्य कबीले ने उन्हें उनके स्थान से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। तो केवल शक ही थोड़ी ना कबीलियाई लोग थे, और भी कबीलियाई जातियां रही होंगी उस समय, जिस समय शक वास कर रहे थे। तो उसी समय की बात है कि यूची नाम की एक अन्य कबीलियाई जाति रह रही थी, जिसने शकों को उनके स्थान से पलायन करने के लिए, पलायन का मतलब वहाँ से जाने के लिए, दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश कर दिया। तो ये दक्षिण की ओर पलायन कर गए। ये पश्चिमोत्तर भारत से दक्षिण की ओर पलायन कर गए। और ये घटना कब की है? ये 165 ईसा पूर्व की घटना बताई जाती है। यूची बाद
यूची कहते हैं ये जो यूची जाति के लोग थे, ये जो कबीलियाई लोग, बाद में ये ही कुषाण कहलाए। कौन से कुषाण कहलाए? अभी हम शक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पल्लव और फिर उसके बाद हम कुषाणों पर चर्चा ज़रूर करेंगे। और कुषाण में भी हम बहुत ही सारे इसके शक्तिशाली राजा हुए हैं जिन पर हम बात करेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा महान शासक हुआ है कनिष्क, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये यूची ही बाद में कुषाण कहलाए और उथल पुथल की स्थिति में ये भारत की ओर आए। उथल पुथल की इतनी स्थिति चल रही थी तो तभी कुषाण भारत की ओर आए। ईसा पूर्व चीन की दीवार, जब ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में चीन की दीवार के बाद, जब ये निर्माण इसका चीन की दीवार का हो गया, तो इसके बाद ह्यूंगनु, वोसुन और यूची जैसी जातियों, जो जनजातियों के पास अपना स्थान छोड़कर दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना ही एक विकल्प रह गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन की जब एक विशाल दीवार खड़ी हो गई तो उसके बाद ये पूर्वी दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते थे। तो इसीलिए जब इन जातियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, विवश किया गया, तो ये जातियां कहाँ जाती थीं? ये जातियां दक्षिण की ओर जाती थी या पश्चिम की ओर जाती थीं, क्योंकि यही इनके पास विकल्प रह गया था। कहते हैं कि सबसे पहले अपना स्थान छोड़ने वाले यूची थे और इन्होंने शकों को खदेड़ दिया और शकों ने बैक्ट्रिया व पर्थिया पर धावा बोल दिया। एक जाति जिसे निरंतर उसके स्थान से खदेड़ा जा रहा है कि वो यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर तरीके से बस भी नहीं पाई, अच्छे ढंग से रह भी नहीं पाई, और फिर उसे उसके स्थान से खदेड़ दिया गया, तो उनमें एक क्रोध था, और वो क्रोध कहाँ? बैक्ट्रिया और पर्थिया पर जाकर टूटा, और वहाँ जाकर के जब वो खदेड़े गए तो खदेड़े जाने के बाद उन्होंने बैक्ट्रिया और पर्थिया पर जाकर के धावा बोल दिया। तो शक कहते हैं, शक बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किए। बोलन दर्रे के रास्ते शक भारत में आए। शकों की भी 5 शाखाएं, फिर शक जो थे वो धीरे धीरे 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। अब ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थीं? ये थी पहली अफगानिस्तान, एक पहली शाखा हुई जो अफगानिस्तान में जाकर बस गई। दूसरी पंजाब और तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में बसी, जिसमें से तक्षशिला उनकी राजधानी मानी गई है। और ये जो तीसरी शकों की शाखा मथुरा में जाकर के बस गई। चौथी शाखा महाराष्ट्र व सौराष्ट्र के क्षेत्र में बस गई। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बस गई। और वही 5वीं जो शाखा थी वो मध्य भारत, उज्जैन में अपनी पूरा जो उनका विस्तार था वो उन्होंने वहाँ फैलाया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, ऐसा कहते हैं। तो ये 5 शाखाएं शकों की थीं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बसीं और उन्होंने अपना शासन कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं शक जातियों ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लगभग चौथी शताब्दी तक शासन किया। कब तक शासन किया? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लगभग चौथी शताब्दी तक इन्होंने भारत पर शासन किया। आगे देखते हैं तो पता चलता है, अब हम पढ़ेंगे कि वो जो 5 भागों में बटे हुए जो क्षेत्र थे शकों के, उन पे कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने शासन किया। तो बात करते हैं तक्षशिला की। सबसे पहले तक्षशिला बताया था एक शाखा पंजाब और तक्षशिला के क्षेत्र में जाकर के बस गई थी। तो तक्षशिला इनकी राजधानी थी जो शाखा पंजाब क्षेत्र में बसी थी। भारत का प्रथम शक विजेता माउस को माना जाता है। किसे माना जाता है? माउस को माना जाता है। और ये कूप लेख का मोआ अर्थात मोअस ही है। और छत्रपति के तक्षशिला ताम्रपत्र का मोग भी है। ये इसके अन्य नाम बताए गए हैं कि एक कूप लेख में इसे मोआ या मोअस बताया गया है, और छत्रपति के तक्षशिला ताम्रपत्र का मोग भी इसे बताया गया है। ये इसके अन्य नाम बताए गए हैं। तक्षशिला में मिले ताम्रपत्र में उसे महाराय कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराय। और किसमें कहा गया है? एक ताम्रपत्र तक्षशिला से प्राप्त हुआ है उसमें इसके सिक्कों पर इसने राजाधिराज खुदवाया था। ये स्वयं को हो सकता है राजाधिराज मानता हो, इसीलिए इसने अपने सिक्कों पर राजाधिराज खुदवाया था।
अब देखते हैं कि इसके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। तो माउस के बाद एजेस राजा बना। कौन बना? एजेस राजा बना। ये नाम हालांकि थोड़े नए हैं, पर एक अगर आप देखना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि कौन राजा हुआ, क्या उस समय की परिस्थितियां थी, कैसे तथ्य सामने निकल कर आएंगे, तो इसके लिए इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो माउस के बाद एजिस राजा बना। कुछ विद्वान मानते हैं कि एजिस ने ही 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले संवत का प्रचलन किया। अब ये तथ्य तो एकदम निराधार माना जाता है कि कुछ विद्वानों ने यदि ऐसा कहा भी है तो इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं उपस्थित है, तो इस तथ्य को निराधार माना गया है। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि इसके बाद एजिलिसेस राजा बना। एजिलिसेस राजा बना, इस तरीके के इनके नाम थे। आगे देखें तो पता चलता है कि शकों की 2 शाखाएं थीं। हालांकि शाखाएं तो 5 थीं, पर 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थीं जिन्होंने भारत पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। तो उसमें थे एक शहरात वंश हुआ और एक कांदर्मक वंश हुआ। ये 2 वंश जिन्होंने भारत पर शासन किया, लंबे समय तक शासन किया कह सकते हैं। तो एक शाखा जो मथुरा के शक कहलाए, एक शाखा मथुरा की थी ना, तो जो मथुरा के शक कहलाए उनके बारे में बात करते हैं कि जो प्रारंभिक राजा इसका हुआ वो हेगान और हेगामस माने जाते हैं। आप अगर इनका नाम बस याद कर लेंगे उतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में ध्यान नहीं देना है। बस एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि मथुरा के शक कौन थे, कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने मथुरा पर शासन किया जो शक साम्राज्य के थे। तो वो थे हेगान और हेगामस, ये प्रथम शासक थे। इनके उत्तराधिकारी रंजुबुल या राजुबुल को बताया जाता है, इनके उत्तराधिकारी, और इसे मथुरा लेख में महाक्षत्रप कहा गया है। चूँकि इन राजाओं के बारे में लेख मिले हैं तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि किसी राजा के बारे में लेख नहीं मिले हों तो उसका नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। परंतु मथुरा के क्षेत्र से शक राजा रंजुबुल या राजुबुल का लेख मिला है और जिसमें इसे महाक्षत्रप कहा गया है, तो ये महत्वपूर्ण राजा रहा होगा। कहते हैं कि यहाँ का अंतिम शासक सोडास था। सोडास यहाँ का अंतिम शासक बताया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र के शहरात की। शहरात, मैंने बताया कि जो शक की महत्वपूर्ण 2 शाखाएं थी उनमें से एक वंश था शहरात वंश, और हम इस पर अब चर्चा करेंगे। देखते हैं महाराष्ट्र के शहरात पर हम अब चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है नेरी स्टडी, भूलिए बिल्कुल भी मत। पश्चिमी भारत का पहला ज्ञात क्षत्रप शहरात कुलीय भूमक को बताया जाता है। शहरात कुलीय भूमक, भूमक राजा का नाम है। कहते हैं सौराष्ट्र पर इसने आधिपत्य कर लिया था। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात पर इसने आधिपत्य कर लिया था। सिक्कों व लेखों से ज्ञात है कि भूमक नहपान का पूर्ववर्ती राजा होगा। अब जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने नहपान के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जब मैंने सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र शातकर्णी को पढ़ाया था तो वहाँ पर नहपान का वर्णन आया था। तो नहपान ये वही शासक है जिसने गौतमीपुत्र शातकर्णी से हारा था, ये वही नहपान है। और ये महाराष्ट्र के शहरात वंश था, जो शकों का एक वंश था, उसका ये राजा है। इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो नहपान पर हम चर्चा करते हैं। शहरात वंश का महान शासक, ये शक साम्राज्य ही चल रहा है, परंतु ये शक साम्राज्य की एक शाखा है और जिसका ये नहपान एक शासक हुआ और ये अत्यंत शक्तिशाली था और महान राजा बताया गया है। इसका शासनकाल 119 से 124 ईस्वी तक चला था। ईस्वी और ईसा पूर्व पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अर्थात वरना सन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ईस्वी और ईसा पूर्व पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नहपान के पांडुलेन नासिक अभिलेख और जुन्नार और कारले जो पूना के अभिलेख के अनुसार, फिर से एक बार देखिए कि नहपान के पांडुलेन नासिक अभिलेख और जुन्नार और कारले, ये स्थान के नाम है। जुन्नार और कारले ये पूना जिले के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ से मिले अभिलेख के अनुसार इसका साम्राज्य काठियावाड़, दक्षिण गुजरात, पश्चिम मालवा,
उत्तरी कोंकण और पूना तक फैला हुआ था। कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था? काठियावाड़ भी गुजरात में पड़ता है, उसके अलावा दक्षिण गुजरात, पश्चिम में मालवा क्षेत्र, उत्तरी कोंकण अर्थात गोवा का क्षेत्र जो है, क्योंकि गोवा के तट को कोंकण तट बोला जाता है ना, तो उत्तरी कोंकण अर्थात गोवा का क्षेत्र, और फिर पूना का क्षेत्र, पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उसका क्षेत्र इसके नहपान के क्षेत्र में शामिल था। आगे बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो नासिक लेख और सिक्कों से ज्ञात होता है कि सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इसे हराया था। इसका जो नासिक का लेख है उससे और इसके स्वयं के सिक्कों से पता चलता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली राजा था, उसने इसे हराया। इसकी उपाधि क्या थी? तो नहपान की उपाधि थी क्षत्रप, पहले क्षत्रप थी, उसके बाद इसने महाक्षत्रप की उपाधि भी धारण करी। ये इनकी उपाधियां थी क्षत्रप और महाक्षत्रप की, और इसकी राजधानी मिन को बताया जाता है। इसकी राजधानी मिन को बताया जाता है। नहपान ने स्वयं को अपने सिक्कों पर राजा बताया। क्या बताया है? स्वयं को राजा बताया है। और ये चांदी के सिक्के थे जो जोगलथम्बी नासिक से मिले थे। इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी ने बदलवा दिया था। कहते हैं जोगलथम्बी नासिक का नाम है, प्राचीन नाम, और यहाँ से इसके सिक्के मिले थे और इसे गौतमीपुत्र शातकर्णी ने बदलवा दिया था, ऐसा साक्ष्य मिला है। आगे हम जिस वंश पर चर्चा करेंगे जो कि शक साम्राज्य का दूसरा वंश है, यह है कांदर्मक या कादर्मक वंश भी इसे बोला जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस वंश पर। इस कुल ने पश्चिमी भारत पर सदियों तक शासन किया। सदियों तक अर्थात वर्षों तक इनका शासन रहा है, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। प्रथम राजा चष्टन बताया जाता है। कौन था प्रथम राजा? चष्टन। और कादर्मक वंश का ये शासक था। शक ही थे ये भी याद रखिएगा। कुछ विद्वान इन्हें 78 ईस्वी के संवत का प्रारंभकर्ता मानते हैं, परंतु कुछ इसके विरोधी भी हैं। कुछ मानते हैं कि यही वो राजा था जिसने 78 ईस्वी के संवत का प्रारंभ किया था, परंतु कुछ मानते हैं ये वो राजा नहीं था। टॉलमी ने चष्टन को ओजेन का टियास्टिनिस बताया है। टॉलमी एक फेमस राइटर हुए जिन्होंने चष्टन कौन? कादर्मक वंश का पहला राजा, इसको ओजेन का टियास्टिनिस बताया है। अब ये टियास्टिनिस इसको बताया है टॉलमी ने। कुछ विद्वान इसे गौतमीपुत्र शातकर्णी का सामंत मानते हैं कि ये शायद गौतमीपुत्र शातकर्णी का सामंत रहा होगा, और कुछ कहते हैं कि ये कुषाणों का सामंत रहा था। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये लोगों के मत हैं जो उन्होंने अपने अपने मत इतिहास में अपने समक्ष रखे। रुद्रदामन ये इस वंश का तीसरा राजा था, क्योंकि इससे पहले इसके पिता जयदामन ने शासन किया था, और ये जयदामन को प्रतापी राजा नहीं रहा, इसीलिए इसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिला। बस इसका नाम मिला कि ये रुद्रदामन का पिता था। तो रुद्रदामन, इनके पिता का नाम जयदामन। रुद्रदामन अत्यंत शक्तिशाली राजा था। रुद्रदामन की विजयों की प्रशस्ति जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। ये जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख अत्यंत प्रसिद्ध अभिलेख है, और कहते हैं कि ये 72वें साल अर्थात 150 ईस्वी का बताया जाता है। 150 ईस्वी का ये जूनागढ़ अभिलेख बताया जाता है। इस अभिलेख में रुद्रदामन ने स्वयं को महाक्षत्रप कहा गया है। क्या कहा है रुद्रदामन ने स्वयं को? रुद्रदामन ने स्वयं को जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख में महाक्षत्रप कहकर बुलाया है। रुद्रदामन ने शातकर्णी को 2 बार हराया था। ये शातकर्णी सातवाहन वंश का राजा था। वहां नहपान को गौतमीपुत्र शातकर्णी ने हराया था जो कि सातवाहन वंश का राजा था, परंतु यहाँ पर रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के राजा शातकर्णी को 2 बार हराया, एक भी नहीं 2 बार हराया। और रुद्रदामन का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये गुजरात, सिंध, महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। गुजरात, सिंध अर्थात पाकिस्तान का क्षेत्र, सौराष्ट्र गुजरात का ही क्षेत्र, उत्तरी कोंकण गोवा का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र, और इसमें राजस्थान का भी क्षेत्र सम्मिलित था इसके साम्राज्य में अर्थात रुद्रदामन के साम्राज्य में।
रुद्रदामन ने काठियावाड़ स्थित सुदर्शन झील महत्वपूर्ण घटना रुद्रदामन के समय काल की कि इसने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील जिसका निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रांतपति पुष्यगुप्त ने कराया था। और इसका जीर्णोद्धार अर्थात जो मरम्मत का कार्य किसने कराया था? रुद्रदामन ने। और ये किससे कहकर? तो इसका जो राज्यपाल था सुविशाख, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। रुद्रदामन ने सुविशाख जो कि गुजरात का राज्यपाल था वर्तमान उस समय, उससे कहकर 3 गुना अधिक मजबूत बांध बनवाया, क्योंकि ये बांध कहते हैं बारिश की वजह से जर्जर हो गया था। तो इस वजह से इसने सुविशाख जो कि गुजरात का राज्यपाल था उससे कहकर इसका जीर्णोद्धार कराया। मरम्मत का सारा व्यय राजा ने स्वयं उठाया और प्रजा से कोई कर नहीं लिया, किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया। प्रजा के प्रति ये सदैव दयालु भाव रखता था और सदैव प्रजा के लिए अच्छे से अच्छा विकास के कार्य करने का प्रयास करता रहता था। इन्हीं विकास कार्यों के अंतर्गत इसने इस बांध सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन के काल में उज्जैयनी, मैंने बताया था कि जो कादर्मक वंश था उसकी राजधानी उज्जैयनी थी और ये संस्कृति व शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। उज्जैयनी रुद्रदामन के काल में संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। 390 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जब गुप्त वंश पढ़ेंगे वहाँ इस राजा का हम वर्णन करेंगे। महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा इस राजवंश का अंत हुआ, ऐसा कहा जाता है। अब देखते हैं कि रुद्रदामन के उत्तराधिकारी कौन हुए। तो ये कांदर्मक वंश का अंतिम राजा रुद्रसिंह तृतीय था। रुद्रसिंह तृतीय से पहले भी कई राजाओं ने शासन किया, परंतु उनका कोई वर्णन कहीं किसी अभिलेख में नहीं हुआ, ना ही कोई साक्ष्य मिलते हैं, ना ही इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं। तो फिर काफ़ी लंबे समय के बाद हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी और ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में लिखी गई। तो बाणभट्ट हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने, जिसमें वर्णन मिलता है रुद्रसिंह तृतीय का और कहते हैं कि ये शक राजा था और कादर्मक वंश का राजा था। इसका वध किसने किया? इसका वध चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से शकों का उन्मूलन किसने किया, तो शकों का उन्मूलन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। ये उत्तर आपको रट लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि शकों का उन्मूलन किसने किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश का राजा बताया जाता है। बात करते हैं सुदर्शन झील के इतिहास पर कि सुदर्शन झील का क्या इतिहास रहा। तो ये सुदर्शन झील कहाँ स्थित थी? काठियावाड़ जिले में स्थित थी। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में काठियावाड़ के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने कराया था। और बांध का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रुद्रदामन के कहने पर सुविशाख ने कराया। और ये सुविशाख गुजरात का, कहाँ का? गुजरात का राज्यपाल बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, किसने जीर्णोद्धार कराया, किसने निर्माण कराया था। ये सभी प्रश्नों को अलग अलग ढंग से बदल बदल कर आपसे पूछा जाता है, तो इन पर ज़रूर ध्यान दें। तो आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो थे शक। नेक्स्ट वीडियो में हम पल्लव, क्योंकि पल्लव साम्राज्य बहुत ही छोटा है, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा वर्णन इतिहास में नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पल्लव पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण साम्राज्य। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नोट्स बनाते रहिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। मेरी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।